नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टेप ट्यूटोरियल्स में। आज से हम एक नई और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस और सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ में हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं निकालेंगे बल्कि हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट अप्रोच और एग्ज़ाम में इसे जल्दी कैसे सॉल्व करें, ये सब भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करके डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2024 9 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि विच डिजिट शुड कम इन प्लेस स्टार एंड डॉलर रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर 72864 स्टार डॉलर इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 5। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी करके। तो सबसे पहले हम लोग इन ऑप्शंस से जो नंबर्स बनेगा उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो पहला नंबर होगा 72864 और यहाँ पे लास्ट में 4, स्टार की वैल्यू 4 है और डॉलर की वैल्यू 0। ऐसे ही हमारा बी ऑप्शन से जो नंबर बनेगा 7286420 72864 and 5 72864 and 5। अब पूछ रहा है कि इनमें से चारों में से कौन सा नंबर जो होगा वो 8 and 5 दोनों से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो हमें पता है कि जो 5 है उसकी डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर यूनिट डिजिट यानी कि ये जो है यूनिट डिजिट 0 and 5 हो, यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 हो तो वो कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल होता है। और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि यूनिट, टेंस और 100 ये तीनों डिजिट का नंबर अगर 8 से कंप्लीट डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग चेक करते हैं। तो चूँकि 5 से तो चारों नंबर डिविजिबल है तो हमें 8 से चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं कि 440। अगर इसको मैं 8 से अगर डिवाइड करूं तो 8 × 40 और 4 रिमाइंडर बचेगा और फिर 40 होगा, 8 × 40 यानी कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको चेक करूं तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही मैं इसको चेक करूं तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा और सेम ये भी। तो केवल हमारा जो फर्स्ट है यानी कि अगर स्टार का वैल्यू 4 एंड डॉलर का वैल्यू 0 होगा तो ये जो नंबर है वो 8 and 5 दोनों से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल PQR। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है और इसके वर्टेक्स जो है P, Q and R। S is a point on the side QR यानी कि QR पे, यहाँ पे हम S पॉइंट ले लेते हैं। सच दैट PS परपेंडिकुलर QR यानी कि P और S को जब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री बनता है, यानी कि परपेंडिकुलर ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू। तो हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल PQS यानी कि इस ट्रायंगल में ये जो PQS ट्रायंगल, इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, PQ यानी कि ये हाइपोटेनस है PQ, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो बेस है QS स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर है PS
स्क्वायर। यहाँ से हम लोग जो ये पी एस यानी कि ये जो कॉमन है इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो पी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो है क्यू एस स्क्वायर को इधर हम लोग लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ऐसे ही इस ट्रायंगल में पी एस आर में, तो ट्रायंगल पी एस आर में इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये हाइपोटेनस है पी आर, तो यहाँ पे हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर पी एस स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग पी एस स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यानी कि पी एस स्क्वायर एल एच एस हमारा इक्वल है तो आर एच एस भी हमारा इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ डाउट होगा कि हमने पी एस स्क्वायर का ही वैल्यू क्यों यहाँ पे निकाला है, तो हमने इसलिए इसका निकाला है क्योंकि ये जो साइड है परपेंडिकुलर ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसलिए हमने पी एस स्क्वायर का वैल्यू निकाला इन दोनों ट्रायंगल से। अब हमें ये तो आंसर हमारा आ गया, लेकिन आपके जो ऑप्शंस दिए हैं वो सारे पॉजिटिव में हैं, तो इसको भी हमें जो ये निगेटिव है यानी कि क्यू एस स्क्वायर को हम लोग इस साइड लेके जाएंगे और राइट साइड में, और एस आर स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तब देखते हैं क्या होता है। पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर को यहाँ पे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, और क्यू एस स्क्वायर को हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर। तो ये जो हमारा आया यही हमारा ऑप्शन होगा। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, तो ये देखिए पी एस है इसमें देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, और यहाँ पे पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसको मैं चेक करता हूँ, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब आपको दिया है कि इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं इस नंबर को यहाँ पे लिखता हूँ 15.5 माइनस ये बिग ब्रैकेट है 3 माइनस 7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट है 14 माइनस 5 माइनस 13.5 स्मॉल। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 14.5 माइनस 13.5 है, यहाँ से हमें 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 इतने का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा, 5 माइनस 1 4। अब हमें इसको मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 7 और माइनस 4 ये हमारे यहाँ से 3 हो जाएगा। तो ये जो मिडिल ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 3 आया। अब 3 यहाँ पे और 3 ये 3 माइनस 3 ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि बिग ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज़ है वो हमारा 0 आ गया है, ये जो है इसकी वैल्यू 0। तो अब 15.5 माइनस 0 तो इसकी वैल्यू 15.5 ही आएगा। तो ये हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो इसको मैं चेक करता हूँ, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इनकम ऑफ पी क्यू एंड आर इन द रेशियो 10 12 9 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 12 15 8. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of the savings of P, Q and R? तो इस क्वेश्चन को देखे सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग
3% है, तो P Q एंड R। अब यहाँ पे इनका इनकम दिया है, इनकम का रेशियो क्या है, ये हमारा 10, ये हमारा 12 और ये हमारा 9। और देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है, 12, 15 और 8। अब चूंकि ये हमारा रेशियो में है तो यहाँ पे हम लोग एक कोई सपोज कर लेते कि 10x, 12x और 9x। और ऐसे ही हमारा एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे हम लोग 12y, 15y, 8y ले लेंगे। चूँकि ये रेशियो में तो हमें एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, और ये जो रेशियो आया है, जो रेशियो तभी आता है कि जब हमें जो कॉमन टर्म्स होते हैं उसको काट देने के बाद। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो कॉमन टर्म है समझ लेते हैं कि वो x है इसमें, और एक्सपेंडिचर में वो कॉमन टर्म हमारा y है। तो ये हमारा इनकम हो गया और ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब कह रहे हैं कि Q, यानी कि इस Q के बारे में बात हो रही है। देखिए इस बात को ध्यान दीजिए कि Q के बारे में बात हो रही है। इफ़ Q सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम, यानी कि 25% इनकम सेव करता है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ P, Q एंड R। अब Q के बारे में बात हो रही है कि 25% इनकम सेव करता है, यानी कि 75% इनकम वो जो है एक्सपेंडिचर करता है, यानी कि खर्च कर देता है। तो हमें एक्सपेंडिचर तो इसकी वैल्यू पता है, ये देखिए 15y ये जो है इसका एक्सपेंडिचर है और ये इनकम है, तो यानी कि 12x का 75%, यानी कि 75/100 इतना वो खर्च कर देता है, तब जाके हमें ये 15y वैल्यू आती है, 15y। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसको 25 से काटता हूँ मैं, 25 3 75, 25 चौको 100। फिर ये जो 3 है इसको मैं ऐसे करता हूँ, 3 5 15। अब x/y का रेशियो क्या आ जाएगा, x ये है और y को हम लोग इस साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 है और ये 4 नीचे तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पे देखिए 12 है तो यहाँ पे 12 नीचे आ जाएगा। फिर इसको हम लोग काट देते हैं 4 से, 4 5 20 और 4 3 12। तो हमें यहाँ से x और y का रेशियो आया 5 और 3। तो अब हम लोग इनकम जो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं, ये जो इनकम है x की वैल्यू, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा P, Q और R। x की वैल्यू अगर हम लोग 5 रखेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 50 और यहाँ से 60 और ये 45, और y की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे एक्सपेंडिचर वाले में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखो 12y है तो 12 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा 36 और ये 15 और y की वैल्यू 3 है तो 15 3 45 और ये 8 और y की वैल्यू 3 है तो ये 24। अब हमें इनकम ये है और एक्सपेंडिचर जो है नीचे वाला है, और तीनों का रेशियो पूछा है। तो चूँकि इनकम हमारा ये ऊपर वाला है और एक्सपेंडिचर, इनकम में से जब हम लोग एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तभी तो हमारा सेविंग आता है। तो हमारा फर्स्ट का यानी कि P का सेविंग कितना आ जाएगा, 50 में से 36 को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा 14 आएगा, और यहाँ से 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा 15, और ये 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा यहाँ पे 1, और 4 में से 2 यहाँ पे 21, यानी कि इनका रेशियो आ गया 14, 15 और 21 का। तो ये देखिए किस ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, तो ये बी को देखिए 14, 15, 21, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो मैं चेक करता हूँ, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हमारा 5th क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, तो हम लोग सबसे पहले 2 ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल है ABC और ये सेकंड वाला ट्रायंगल है DEF। अब इसमें बोल रहा है कि AB = FD, यानी कि ये जो AB साइड है वो बराबर है FD, यानी कि इसके बराबर है, FD के बराबर। एंड एंगल A = एंगल D, और ये जो एंगल है ये एंगल
एंगल डी के बराबर है। तो कह रहा है कि द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई SAS क्राइटेरियन इफ, यानी कि SAS का मतलब यहाँ पे होगा साइड एंगल साइड। मैं आपको SAS, तो इसका मतलब होगा साइड, इसका मतलब होगा एंगल और इसका मतलब होगा साइड। यानी कि ये पूछ रहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किस कंडीशन में, जो कि हमें एक साइड AB इजिकल टू DF दिया है और एक एंगल दिया है, यानी कि साइड एंगल दो चीज़ें मिल रही हैं। तीसरा टर्म हमारा साइड है, यानी कि तीसरा साइड भी अगर इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे साइड है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये जो एंगल दो साइडों से बन रहा है, यानी कि एक साइड इससे AC से बनना है और AB से बनना है, तो AB वाला तो इसके बराबर है और एंगल भी बराबर है, लेकिन ये जो AC जो है अगर DE के बराबर हो जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल जो है साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो किस कंडीशन में होगा, यानी कि AC इज इक्वल टू DE। अगर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई करेगा तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा साइड एंगल साइड से। तो AC इज इक्वल टू DE हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये देखिए डी वाले में AC इज इक्वल टू DE, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा 6 क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि 2 पाइप्स A and B can fill a tank in 10 and 20 minutes respectively. The pipe C can empty the tank in 30 minutes. All the 3 pipes are opened at a time in the beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. In what time will the tank be full? अब इसमें कह रहा है कि यानी कि 2 पाइप्स A और B, A एंड B कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स। ये जो है हमारा 10 मिनट में भरता है और B जो है टैंक हमारा 20 मिनट्स में। रिस्पेक्टिवली द पाइप C कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स, यानी कि C जो है ये हमारा निगेटिव काम कर रहा है, तो यहाँ पे 30। अब हमें दे रहा है कि यानी कि A जो है 10 मिनट में भर देता है। सपोज करिए कि ये जो है हमारा टैंक है, ठीक, तो इसको A जो है 10 मिनट में भरता है, B जो है 20 मिनट में और C जो है इसी टैंक को 30 मिनट में पूरा खाली कर देता है। तो चूँकि C जो है खाली करता है तो यानी कि ये जो है नेगेटिव काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों जो ABC पाइप्स है इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि 10, 20, 30 का एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 60 आ जाएगा एलसीएम इनका 60। तो यहाँ से अगर 10 का यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 6 और 20 तिहाई और 30 दोना, ये जो है 6, 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब एफिशिएंसी आ गई, अब बोल क्या रहा है कि all the 3 pipes are opened at a time in the beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. यानी कि शुरू में, यानी कि A प्लस B और यहाँ पे C जो है निगेटिव काम कर रहा है। ओके, A शुरू में A प्लस B प्लस माइनस C, ये जो है यानी कि ये सपोज करिए कि ये जो टोटल टाइम हमारा लगा, तो कह रहा है कि 2 मिनट पहले, यानी कि पाइप C इज क्लोज 2 मिनट्स बिफोर द टैंक इज फिल्ड, यानी कि जो टैंक जो है पूरा फिल होने के 2 मिनट पहले C को बंद किया गया। तो यानी कि ये जो है इतना टाइम A और B 2 मिनट यहाँ पे काम किए और टोटल टाइम सपोज करिए कि T समय लगा, तो T माइनस 2 समय तक ये जो यहाँ पे जो है A प्लस B माइनस C काम किए। A प्लस B माइनस C जो है T माइनस 2 समय तक काम किए और A प्लस B जो है वो 2 मिनट तक काम किए, तब जाके वो टैंक पूरा 60 लीटर का वो भरा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस B
माइनस सी जो है ये जो है t-2 समय तक वो काम किए, प्लस ए प्लस बी ये जो है काम किए 2 मिनट तक, तब जाके हमारा 60 लीटर का टैंक यहाँ पे फुल हो गया। अब हम लोग ए प्लस बी माइनस सी यानी कि इन तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग 6 पुट करेंगे, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2 और इंटू t-2 प्लस ए प्लस बी यानी कि ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे देखिए 6 3 9 2 7 और यहाँ पे t-2 प्लस 6 3 9 9 दूना 18 इज इक्वल टू 60। और यहाँ से हमें t की वैल्यू निकालना है, तो देखिए 18 को हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ 7t-14 इज इक्वल टू 60 माइनस 18, तो यहाँ से हमारा 7t इज इक्वल टू इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा 42 आएगा और प्लस 14, तो ये देखिए 4 और 2 6 और 4 और 1 5 और यहाँ ये 70 की वैल्यू आ गया, तो t का वैल्यू 56/7, तो ये हमारा 8 आ जाएगा, यानी कि 8 मिनट टोटल समय लगा था। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 8 सी ऑप्शन, यानी कि जो सी ऑप्शन है हमारा सही है। तो मैं एक बार देखता हूँ आंसर, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए हमारा 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेमेंट ऑफ 120 इज मेड विद ₹10, ₹5 एंड ₹2 coins. A total of 25 coins are used. Which of the following is the number of ₹10 coins used in the payment? अब इसमें ये कह रहा है कि a payment of 120 is made with ₹10 coins, 5 coins and 2 coins. तो अब हमें ये तो पता नहीं है कि जो ₹10 का था वो कितना था, 5 रुपया जो कॉइन था वो कितने थे और 2 रुपये का कितने थे। तो हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि जो 10 का है वो x है, जो 5 रुपये का कॉइन है वो y है और जो 2 रुपये का कॉइन है वो हमारा z है। तो ये देखिए ये तो कॉइन हो गया, यानी कि 10 रुपये का ये कॉइन है और इसकी क्वांटिटी x है। ऐसे ही 5 रुपये का कॉइन है और इसकी क्वांटिटी y है, ऐसे ही सेकंड के लिए यानी कि 2 रुपये का और इसकी क्वांटिटी z है। तो टोटल रुपये यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे 10x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू, ये सारे मिलके हमारे 120 रुपये बना रहे हैं। अब यहाँ पे दे रहे हैं कि टोटल ऑफ 25 कॉइन्स आर यूज्ड, और लेकिन ये भी बता रहा है कि टोटल कॉइन्स जो है वो हमारे 25 है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है x y z, इसको जोड़ने पे x प्लस y प्लस z इसको जोड़ने पे हमारा 25 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ 10 रुपये कॉइन्स यूज्ड इन। अब इसमें पूछ रहा है कि 10 रुपये के कितने कॉइन यहाँ पे थे, यानी कि x की वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, ये जो है 10x, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ इस इक्वेशन को, देखिए 8x प्लस 3y प्लस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 120। ये इसको सपोज करिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। देखिए यानी कि 8x और 2x को जोड़ेंगे तो 10x हमारा आ जाएगा, 3y और 2y को जोड़ेंगे तो ये हमारा 5y आ जाएगा और 2z यहाँ पे है ही, इस चीज़ को हमने अलग कर दिया। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ कि 8x प्लस 3y प्लस 2 मैं इन तीनों टर्म से कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 120, और x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि इक्वेशन सेकेंड में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे हम लोग 25 पुट करेंगे
यहाँ पे पुट करने के बाद 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, और 50 को हम लोग इस साइड लेके जाएंगे। तो अब हमारा क्या आ जाएगा 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 120 माइनस 50। तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा 70, यानी कि 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 70 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको, सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि x का वैल्यू पूछा है, यानी कि 10 रुपये का कितने कॉइन थे, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन में आपको x की वैल्यू पहला 6 दिया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं तो ये हमारा 48 होगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से देखिए 3y इज इक्वल टू 70 में से हम लोग 48 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 22 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 22/3, इसको हम लोग काटेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन में आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्वांटिटी को एक इंटीजर लिया है, फ्रैक्शन तो लिया नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऐसे ही हम लोग सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 8x प्लस 3y में पुट करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 8 चौको 32 प्लस 3y इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से 3y का वैल्यू आएगा 70 में से हम लोग 32 को माइनस करते हैं। तो पहले 70 में से 30 को माइनस करेंगे तो 40 आएगा, फिर उसमें से 2 माइनस करते हैं तो 38। यहाँ पे भी y का वैल्यू 38/3, ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। अब इसमें पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा 80 आएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 70, और यहाँ पे 3y की वैल्यू 70 माइनस 80। तो ये देखिए यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम लोग, अगर ये 3 ऑप्शन नहीं है तो डी तो हमारा डेफिनेटली सही होगा, लेकिन तब भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे पुट करता हूँ x की वैल्यू 8, तो यहाँ से 64 प्लस 3y इज इक्वल टू 70। तो 3y इज इक्वल टू 70 माइनस 64, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट इंटीजर आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा, x की वैल्यू 8 आएगा। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए, इसमें दिया कि 28.9 रेशियो x है, इसका प्रोपोर्शन x रेशियो 36.1 एंड x इज ग्रेटर देन y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 28.9 अपान x इज इक्वल टू x अपान 36.1, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका इसमें करेंगे x का तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 28.9 इंटू 36.1। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पॉइंट को हम लोग यहाँ से दोनों जगह से हटाते हैं, 289 को हम लोग यहाँ पे 10 इंटू 361 अपान 10। अब इस चीज़ का हमें स्क्वायर लेना है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 289, ये हमारा 17 का स्क्वायर है, और ये जो 361 है ये हमारा 19 का स्क्वायर है, और नीचे जो है 10 का स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से केवल 17 आएगा, और यहाँ से 19 आएगा, और यहाँ से 10 आएगा। तो अब x की वैल्यू हमें पता करना है, तो यहाँ पे 19 इंटू 17 है, तो इसको हम लोग गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 19 का हम लोग 10 में करते हैं, यहाँ से 190 आएगा, और फिर यहाँ पे 19 का 7 में करते हैं, तो 7 9 63 को 3 86, 7 को 7 6 13, और यहाँ पे 10। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो 0 3 3 9 प्लस 3 12, एक हमारा कैरी होगा, और एक 2 है, यहाँ पे 3 अपान 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
3, तो x का वैल्यू 32.3 आएगा। तो हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ये देखिए बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो एक बार चेक करते हैं, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये हमारा 9th क्वेश्चन कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, द लेटरल सरफेस एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं। ये देखिए, अब द हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि ये जो हाइट है, ये दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर, और लेटरल सरफेस एरिया यानी कि ये जो लेटरल सरफेस एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया है, ये वो दिया हमारा 60। तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर हाइट h है, अगर सपोज करिए कि ये जो इसका रेडियस है वो r है और हाइट जो है h है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि लेटरल LA लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये जो है इसका यानी कि सरकमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू h, यानी कि 2 पाई r h होता है। और ये जो लेटरल सरफेस एरिया है ये हमारा दिया है 60। तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हाइट हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, तो r का वैल्यू निकालते हैं। तो 60 अपॉन पाई का वैल्यू 22/7 होगा, और यहाँ पे 2 है, 2, और r का वैल्यू यहाँ पे हमारा दिया है 20। तो इसको हम लोग r का नहीं h का वैल्यू दिया है 20, हाइट का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये इस जीरो से इस जीरो को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अब फिर देखिए ये 2 दूना 4, ये 4 से इसको काटते हैं तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, और 22 से इसको काटते हैं 2, तो r का वैल्यू यहाँ से 14 आ जाएगा। r का वैल्यू 14, यानी कि रेडियस इसका जो है 14 है। अब हमें पूछा है इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, यानी कि बेस का एरिया में उसकी हाइट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिलेंडर का हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, r का हमने 14 निकाला है, तो यहाँ पे 14 इंटू 14, और हाइट का वैल्यू हमें 20 है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ 2 बार। ये देखिए इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 44 गुणे 14 गुणे 20। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 14 चौको 14, 28 चौथी बाई 14 चौको 56 को 6 5, 14 चौको 56 5 61 इंटू 20, यहाँ से आ जाएगा 0, 2 छके 12, 2 1 2 1 3, 2 छके 12, यानी कि 12,320। तो हमें 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। तो किस ऑप्शन में हमारा मिल रहा है? फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चेक करते हैं। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे है राज डिवाइड्स रुपया 1200 इन द रेशियो 2:1:3 अमंग 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स, द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर इज। तो सबसे पहले देखिए कि 1200 रुपये है, ओके, और इसको जो है कि 3 रेशियो में यानी कि 2:1:3 में डिवाइड करना है। तो इसको हम सपोज करते 2x, यहाँ पे 1x और ये 3x, यानी कि 2x प्लस x प्लस 3x, इनको जब ऐड करते हैं यानी कि x हमने लगा दिया तो इतने रुपए हो गए, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा 1200 रुपये आता है। तो यहाँ से 2 और 1 3, 3 3 6x की वैल्यू 1200, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 200। x का वैल्यू 200, तो जो तीनों डिवीज़न उन्होंने रेशियो निकाला था ये
213, तो कितने कितने रुपए हो गए, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए 1200 को 3 भागों में डिवाइड किया था, तो x की वैल्यू अगर 200 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 400, बस इसमें आ जाएगा 200 और इसमें 600, यानी कि 400, 200, 600 में उन्होंने 1200 को डिवाइड किया था अपने 3 दोस्तों में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर। लार्जेस्ट शेयर इसमें कौन सा है, ये 400 है, ये 200, ये 600 है, यानी कि 600 हमारा लार्जेस्ट शेयर है। इसका 3 टाइम्स करना है, इसका हमें 3 टाइम्स, और इसको जो है हमें सम करना है, ऐड करना है किसके साथ, 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर। स्मॉलेस्ट शेयर हमारा ये 200 है, तो यानी कि इसका 2 टाइम 200, तो इसका वैल्यू हमें बताना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 3 का इसमें करेंगे 1800 प्लस 2 दूना यहाँ पे 400, तो ये हमारा आ जाएगा 22, 8 4 2200। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ये 2400 है, ये हमारा 1800, ये 2200, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन। ये देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें दिया है कि अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट 5000। द शॉपकीपर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 15% एंड 10%। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो ये देखिए एमपी दिया हुआ है, यानी कि मार्क्ड प्राइस 5000 आपको, ठीक, और उन्होंने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 20%, यानी कि 20% सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी कि जो एमपी का है, यानी कि 80% उसका उतने में उसको बेचा था, तो यानी 20% उन्होंने डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि 80% जब इसका निकालेंगे तो ये हमारा फर्स्ट सेलिंग प्राइस आएगा। फिर उस पर जो है कि 15% उन्होंने डिस्काउंट दिया, तो फिर इसका जो एसपी निकालेंगे, यानी कि इसका जो आएगा 85%। फिर उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया कि यानी कि 90%। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, इन 2 जीरो को और इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये इस 1 जीरो को इससे कैंसिल करता हूँ और ये जो है इससे। अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ 5 × 8 × 85 × 9 अपॉन 10। इसको मैं 5 से इसको कट कर देता हूँ 2 और इसको कर देता हूँ 4। अब देखिए 4 × 85 × 9। अब हम लोग 4 × इसका मल्टीप्लाई करते हैं 9 का इसमें, तो 9 × 5 = 45, 4 9 8 72, 4 76। फिर 4 का इसमें करते हैं 4 × 5 = 20, 4 × 24, 2 26, 2 4 7 28, 2 30, यानी कि 30/60 इसका सेलिंग प्राइस आएगा। तो 30/60 हमारा डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो एक बार देखते हैं, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए हमारा 12th क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 45 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर इज 52। इफ द 10th number is 10 less than the 11th number and is 5 more than the 12th number, then the average of the 11th and 12th number is। तो यहाँ पे देखिए हमारा दिया है कि 12 नंबर का जो एवरेज है वो 48 है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारा 12 नंबर क्या है। चूँकि हमें एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, तो हम 12 नंबर मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं आपको बता दूं कि ये नंबर्स नहीं लिखा है हमने इस डिजिट पे, यानी कि पहला नंबर सपोज करिए कुछ होगा, सेकंड नंबर कुछ होगा, थर्ड नंबर होगा, यानी कि ऐसे करके 12 नंबर दिए हैं। और चूँकि इनका जो एवरेज है, ये 12 नंबर का एवरेज हमें 48 दिया है, तो जब 12 नंबर का एवरेज 48 है तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 12 ×
48। इनका सम इतना होगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये देखिए, ये हो जाएगा 6 बार 9 बार चौका 48 और 9 576, ये यानी कि 576 हमारा इसका सम हो जाएगा, ये 12 नंबर का। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 45, यानी कि जो इनका एवरेज है 1 से लेके 5 तक, इसका एवरेज दिया है 45, तो इसका सम क्या हो जाएगा 5 × 45। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा 5 और यहाँ पे 2 यानी कि 225, यानी कि फर्स्ट 5 नंबर का सम जो है वो 225 होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर्स इज 52, यानी कि नेक्स्ट 4 नंबर यानी कि जो 6वां 7वां 8वां और 9वां नंबर हो गया, यानी कि ये जो चारों का एवरेज दिया है 52, तो इसका सम कितना होगा यानी कि 4 × 52। तो इसको मैं करता हूँ तो 8, यहाँ पे 208। अब कह रहा है कि इफ़ द 10th नंबर, यानी कि ये जो 10th नंबर इज 10 लेस देन द 11th नंबर। अब हमें 10th 11th 12th नंबर तो पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए कह रहा है कि इफ़ द 10th नंबर इज 10 लेस देन 11th नंबर। अगर मैं इसको 10 को हम लोग x मानते हैं तो x के टर्म में ही हम 11th और 12th नंबर को लिखेंगे, जो कंडीशन यहाँ पे दिया है। तो कह रहा है कि अगर हमने 10th नंबर को x मान लिया तो कह रहा है कि जो 11th नंबर है, यानी कि जो 10th नंबर है वो 11th का 10 कम है, तो 10th वाला 11 से 10 कम है, तो इसका मतलब कि जो 11th नंबर होगा वो क्या होगा x + 10 होगा, तभी तो x + 10 है। तो और 10वां नंबर क्या है कि 11th नंबर से 10 कम है, यानी कि ये x + 10 है, तो ये हमारा 10वां x हो गया। 10 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। अब कह रहा है कि एंड 11th नंबर एंड इज 5 मोर देन 12th नंबर, यानी कि जो 10वां नंबर है वो 5 अधिक है किससे 12th नंबर से, तो 5 12th नंबर से अधिक है, तो यानी कि ये जो 12th नंबर होगा वो x - 5 होगा, तभी तो x - 5 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो हमें x आ जाएगा, यानी कि 10th नंबर आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या किया है कि एक को हमने माना है और उसी के टर्म में मैं 10वां 11वां 12वें नंबर को लाने की कोशिश किया हूँ। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी तो आप वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके आप देख लीजिएगा। ये आप एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। पहले हमने 10 को माना, उसके बाद कह रहा है कि यानी कि जो 10वां नंबर है वो 11 का 10 लेस है, तो यानी कि 11 वाला 10 अधिक हो जाएगा, और ऐसे ही हमने 12th नंबर को निकाला है। अब देखिए, चूँकि जो 12 नंबर का सम है वो 576 है और 1 से लेके 5 का सम 225 है और फिर नेक्स्ट 4 का सम 208 है, तो हमें 1 से लेके 9 तक का सम कितना आ जाएगा, तो हम लोग 200, देखिए 1 से लेके 9 तक का सम कितना आ जाएगा 225 प्लस 208। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 और 2 3 और 2 2 4 433, तो 1 से लेकर 9 तक का सम 433 है, तो जो बाकी 3 बचा ये जो है 10 11 12, इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम यानी कि 576 टोटल में से जो 9 का सम था यानी कि 433, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 - 3 3 7 3 4 और यहाँ से 5 - 4 1 1 4 3, और हमने जो नंबर निकाला है वो x + 10 और x - 5 है, तो इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ, x + 10 प्लस x - 5, और ये हमारा 143 है। अब देखिए इन तीनों x, ये 3 टाइम्स x है तो हमने यहाँ पे 3x कर दिया इज इक्वल टू 143, और ये देखिए 10 यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस नेगेटिव में है, तो इसको मैं 10 में से 5 घटा दूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा, और इसको जब इस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 138।
और ये 3x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 138/3, तो ये आ जाएगा 46। तो जो हमारा 10वां नंबर है, यानी कि जो 10वां नंबर होगा वो हमारा 46 होगा, और जो 11 नंबर होगा ये हमारा 56 होगा, और जो 12th नंबर होगा वो हमारा 41 होगा। तो आपसे क्या पूछा था कि देन द एवरेज ऑफ द 11th एंड 12th नंबर, यानी कि जो 11 और 12 यानी कि जो 56 और 41 का एवरेज निकालना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 प्लस 41/2, यानी कि 2 नंबर है तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 6 और 1 7 और 5 4 9, यानी कि 97/2, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48.5। तो 48.5 यानी कि हमारा डी आंसर सही है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, ये देखिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अब इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि ये एक्सप्रेशन है और इसका हमें सॉल्व करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको मैं लिखता हूँ। देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर आपको लिखा है 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। अब हमें इसका जो डिनोमिनेटर है, यानी कि 1 - sin थीटा, इसके कंजुगेट से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 - sin थीटा है तो इसका कंजुगेट इसका अपोजिट होगा, यानी कि 1 + sin थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, और इसको करते हैं 1 + sin थीटा। जो मैं ये कर रहा हूँ इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइज करना। तो ये देखिए, इसको करेंगे तो अंडर रूट के अंदर हमारा आएगा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, यानी कि 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है 1 - sin थीटा है और 1 + sin थीटा है, तो यहाँ से 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो हम लोग sin स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिए, अब चूंकि अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, अंडर रूट के अंदर 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर है और अपॉन cos स्क्वायर थीटा है। अब हम लोग स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 + sin थीटा और अपॉन cos थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार 1 + 1 cos थीटा होगा। ये देखिए 1 + 1 cos थीटा, और यहाँ से हमारा हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा है तो ये 1 cos थीटा है, तो इसको हम लोग sec थीटा लिख सकते हैं, प्लस sin थीटा cos थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं कि ये किस में है, sec थीटा प्लस tan थीटा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसको मैं चेक करता हूँ, ये देखिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये हमारा 14th क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ, ये चीज़ दिया है और इसकी हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ब्रैकेट में दिया है sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा, और ये दिया 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा। इसको सॉल्व करने के पहले आपको मैं एक फार्मूला आपको बता दूं कि एक आइडेंटिटी होती है कि देखिए cos 2 थीटा होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 - sin स्क्वायर थीटा जब पुट करेंगे तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। और इसी चीज़ को अगर sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे तब ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा - 1, यानी कि cos 2 थीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर दिया है, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर दिया है इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं जो बाकी जो टर्म है उसको मैं छोड़ देता हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2, यहाँ पे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर वाला जो है उसमें से मैं न्यूमरेटर से हम लोग साइन थीटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, अब नीचे से मैं क्या करता हूँ कि कॉस थीटा को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हमने क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा अपान कॉस थीटा, ये तो पहले से है। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 2, यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा। और ये कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। अब यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर के चीज़ को हमने जब सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू tan थीटा आ रही है। तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, यानी कि जो ऊपर जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर हमने सॉल्व किया तो क्या आया, ये हमारा tan थीटा आया, और इसका क्यूब दिया है तो यानी कि tan क्यूब थीटा हो जाएगा, और इंटू 1 अपान tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब नीचे tan थीटा है, ऊपर 3 है, तो यहाँ से बच जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमें पता है कि एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो अब इसी में देखिए, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आऊँ और 1 को उधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। ये देखिए -1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम -1 किस में दिया है, डी आंसर इसका सही है। तो मैं चेक करता हूँ एक बार, ये देखिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब ये 15th क्वेश्चन दिया है कि लेट t इज इक्वल टू 2/5 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन t क्यूब प्लस 3/5 टू द पावर क्यूब प्लस 9/5 t। तो t का वैल्यू 2/5 दिया है, तो हम लोग t के जगह पे पुट करते हैं। तो जब पहले जगह पे पुट करेंगे तो ये हमारा होगा 2/5 इसका क्यूब प्लस यहाँ पे 3/5 क्यूब प्लस 9/5 और t का वैल्यू 2/5। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो 125 प्लस यहाँ पे 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 प्लस यहाँ पे 18 और यहाँ पे 25। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका एलसीएम 125 होगा, यहाँ से हमारा 8 आ जाएगा और यहाँ से हमारा 27 प्लस यहाँ से अगर 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा और 18 पचे 90। ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ तो 8 और 27 जोड़ेंगे तो 8 7 15 35 होगा, और 90 में 35 करेंगे तो ये हमारा 125 होगा। तो 125 इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारा बी आंसर सही है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, ये देखिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये हमारा 16 क्वेश्चन है। अब इसमें बोल रहा है कि M and N walk along a circular track. They start at 5 am from the same point in the opposite directions. M and N walk at a speed of 5 rounds per hour and 2 rounds per hour respectively. How many times will they cross each other before 6:30 am on the same day? तो ये देखिए कि ये हमने सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कर लिए कि 5 am हमारा टाइम हो रहा है, और m जो है इस साइड
रन कर रहा है, और n जो है सीधे इसके अपोजिट में n। m की जो स्पीड है वो दिया है कि यहाँ पे देखिए 5 राउंड्स पर आवर, यानी कि 5 राउंड्स पर आवर, और n की जो स्पीड है वो है 2 राउंड्स पर आवर, 2 राउंड्स पर आवर। तो चूंकि दोनों m जो है और m और n दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं इसके सर्कुलर पाथ में, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है, रिलेटिव यहाँ पे mn लिखता हूँ, तो 5 + 2 हो जाएगा। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो पर्सन हो, दो ट्रेन हो चलते हैं, तो उसकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है, और अगर सेम डायरेक्शन में जाने तो वहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 5 2 7, और ये क्या है, राउंड्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 7 राउंड्स लगा रहे हैं। तो यानी कि 1 घंटे में 7 राउंड्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि 7 बार वे लोग मिल भी रहे हैं। तो 1 घंटे में 7 बार मिल रहे हैं, तो 1.5 घंटे में, यानी कि 5 AM है यहाँ पे टाइम, और 6:30 AM पे पूछा है, तो यानी कि 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे का मतलब कि 3/2 समय के बाद कितनी बार मिलेंगे। तो 1 घंटे में 7 बार, तो 3/2 में कितना, तो यानी कि 3/2 का हम लोग 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 21/2 आएगा, और यहाँ पे 10.5। अब चूँकि हमें 6:30 यानी कि 1.5 घंटे के अंदर ही बताना है, तो यहाँ पे पॉइंट वाले जो वैल्यू इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, और जो 10 है यानी कि जो इंटीजर है इसी को हम लोग लेंगे। तो यानी कि 10 बार ये 1.5 घंटे के अंदर मिल जाएंगे इसके मतलब चक्कर लगाते वक्त। तो इसका आंसर जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ, ये देखिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब 17 क्वेश्चन बोला कि 2 सर्कल C1 एंड C2 टच each other externally. The radius of C1 is equal to 16 centimeter and the radius of C2 is equal to 8 centimeter. Find the length in centimeter of their common tangent. अब इस क्वेश्चन को मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 सर्किल है, ओके, 2 सर्किल, और इसका जो यहाँ पे हम लोग ये जो इसका सेंटर ये C1 और ये C2 है। अब ये जो अगर मान लीजिए ये इन दोनों को अगर मैं मिलाता हूँ, जब आपको एक बात बता दूँ कि जब 2 सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो आपके 3 कॉमन टेंजेंट बनता है। एक कॉमन टेंजेंट ये होगा, ऐसे ही हम लोग एक नीचे ड्रा कर लेंगे और एक जो है ऐसे ड्रा करेंगे। तो इसमें जो आपका लेंथ पूछ रहा है, तो जो हमारा ये जो 2 जो है ये वाला टेंजेंट और ये नीचे वाला टेंजेंट, इन दोनों को हम लोग एक्सटर्नल टेंजेंट बोलते हैं। और एक टेंजेंट जो इसके जो जहाँ पे मीट करने उससे जो क्रॉस होगा उसको हम लोग इंटरनल टेंजेंट बोलते हैं, या ट्रांसवर्स टेंजेंट भी उसको बोलते हैं। और ये बाहर वाले को हम लोग एक्सटर्नल या फिर आउटर टेंजेंट बोलते हैं। तो आपको चूँकि यहाँ पे लेंथ पूछा है, तो लेंथ जब पूछा है तो जो इंटरनल टेंजेंट होगा वो तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो उसका तो लेंथ 0 होगा। लेकिन हमें लेंथ पूछा है तो हमें ये चीज़ ऑब्वियस है कि ये जो एक्सटर्नल टेंजेंट है उसी का लेंथ वो पूछना चाह रहा है। तो अब देखिए यहाँ से अगर इसको मैं ऐसे ड्रा करता हूँ दोनों को टच करते हुए, तो ये हमारा एक्सटर्नल टेंजेंट हो गया और इसी का लेंथ पूछ रहा है। और C1 के ये जो C1 यानी कि ये सेंटर है बड़े सर्किल के, ये जो छोटा सर्किल है इसका सेंटर C2 है, और इसको रेडियस सपोज कर ले कि ये R1 है और ये हमारा R2 है। तो C1 और C2 का जो डिस्टेंस होगा यानी कि D, यानी कि C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस, यानी कि इसको मैं D से डिनोट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा R1 + R2। ऐसे ही ये जो टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रा किया है, तो क्या करते हैं इस वाले C1 से हम लोग इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। और यहाँ से हम लोग ये जो C1 और C2 को जो लाइन टच करिए जो D है यहाँ पे, जो R1 + R2 है, इसके पैरेलल हम लोग लाइन एक यहाँ पे ऐसे खींचते हैं, पैरेलल है। तो ये कुछ आपको ऐसे बन के दिखेगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है हमारा 90 डिग्री है, और ये जो है यानी कि इसके पैरेलल C1 C2 के पैरेलल हमने खींचा है। तो इसका लेंथ हमने अभी निकाला कि ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो R1 + R2 R1 + R2, और
ये जो डिस्टेंस है ये छोटा वाला, यानी कि यहाँ से देखिए यहाँ से C1 तक का डिस्टेंस ये हमारा रेडियस ही होगा बड़े सर्किल का R1, और ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि जो C2 का रेडियस होगा R2, तो हमें ये इसका निकालना रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा R1 माइनस R2। ओके, और ये इसका लेंथ हमें पूछा है, यानी कि इसको हम लोग L मान लेते हैं इस टेंजेंट का लेंथ। तो अब ये देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो L का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, L यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से यानी कि R1 प्लस R2 के स्क्वायर में से हम लोग ये जो बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, यानी कि R1 माइनस R2, इसका माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारा L की वैल्यू निकल जाएगा। तो ये देखिए R1 प्लस R2, यानी कि दोनों रेडियस हमें दिया है, एक 16 और 8 दिया है। तो R1 प्लस R2 को अगर ये 16 और 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, यानी कि 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर, और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, तो यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा, तो 8 4 12 यानी कि 32, और a माइनस बी यानी कि 24 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 16 हो जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो देखिए 32 का हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 16, ये 16 पहले से है, और 32 को हम लोग 2 इंटू 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 16 को हम लोग कॉमन ले लेंगे और यहाँ 2 अंदर हो जाएगा, तो यानी कि जो टेंजेंट का लेंथ होगा वो 16√2 होगा सेंटीमीटर। तो ये किस में दिया है आपका डी वाले में, चेक करते हैं। ये देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें दिया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15, देन द वैल्यू ऑफ ये। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे जो दिया है 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब हम लोग न्यूमरेटर को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा 7x माइनस 9 प्लस 7/x, और इस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1/x। अब ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं -9 प्लस 7 ब्रैकेट x प्लस 1/x, और नीचे लिख सकते हैं -1 प्लस x प्लस 1/x। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे 15 दिया है, तो -9 प्लस 7 इंटू 15 अपॉन -1 प्लस 15, यहाँ पे -9 प्लस यहाँ पे 7 में 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 105, और यहाँ पे 14, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 105 से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 96 आएगा, प्लस में रहेगा, और ये हमारा 14। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 से मैं काटूंगा तो 2 चौका 2, 2 8 16 और 2 7 14, यानी कि 48/7। कौन सा आंसर है, यानी कि सी आंसर हमारा सही होगा। ये देखिए सी आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया कि द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 17, 13, 15। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 3 एंगल्स। अब चूँकि यहाँ पे हमें पता है कि एक ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो उनका रेशियो यहाँ पे दिया है, तो रेशियो दिया तो इसको हम लोग 17x प्लस 13x प्लस 15x लिख सकते हैं, और इसका सम जो है 180 होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ से हमारा 17 13 ये हमारा 30 आ जाएगा 15, यानी कि 45x इज इक्वल टू 180।
यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि यानी कि फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 3 एंगल्स। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, 17x ये ग्रेटेस्ट है, और 13x ये हमारा स्मॉलेस्ट है, ये हमारा स्मॉलेस्ट है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x का वैल्यू हमें 4 दिया है, तो यानी कि 16 डिग्री। तो यहाँ से देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सही है। चेक करते हैं, ये देखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 70, देन द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि 2 कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 70। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग राइट साइड लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 17 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते 2 + कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 17 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाले टर्म को हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 20 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देखिए, और यहाँ पे 3 और 2 5, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 5/20 यानी कि 1/4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। तो कौन सा सही हमारा ऑप्शन सी में दिया है। चेक करते हैं, देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 बोल रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 7 टाइम्स इटसेल्फ व्हेन इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारा कह रहा है कि पी है, और वो जो है 7 टाइम्स हो जा रहा है अपने आप का, कितने साल में, 14 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है। तो चूँकि पी का वो 7p हो रहा है, यानी कि ये तो हमारा अमाउंट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा, अमाउंट में से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि 6p हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 6p इज इक्वल टू पी, आर हमें पता नहीं है, और टी जो है हमारा 14 है अपॉन 100। यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग 2 7 और 2 3 6, तो आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 300/7 यानी कि 300/7 रेट आ गया। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम 18 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट, यानी कि पी का जो है वो 18 टाइम्स यानी कि 18p कितने समय में होगा, टी पूछ रहा है, टी हमें पूछ रहा है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालिए कि 300/7 है, यानी कि पी का 18p हो रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 17p, यानी कि 70p हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, और पी आर का वैल्यू 300/7 है, और हमें टाइम निकालना है, और नीचे 100। तो ये देखिए 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 17 × 17/3। तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 17 का 7 में, तो 119/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 और यहाँ पे ये लगभग इतना आ जाएगा, तो 39.67 बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए इसमें बोल रहा है कि द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ सोप्स सोल्ड बाय 4 डिफरेंट कंपनीज इन 4 डिफरेंट मंथ। तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा P, Q, R, S ये सारी कंपनीज हैं,
और ये हमारा मंथ दिया है और इसका डेटा दिया है कि पी जो है मई में इतने सोप्स इन्होंने सोल्ड किया, ऐसे ही जून में, जुलाई में कितने सोल्ड किया उसकी डेटा, ये यानी कि सब कंपनी का डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोला कि द टोटल नंबर ऑफ सोप्स सोल्ड बाई कंपनीज क्यू एंड एस टुगेदर, यानी कि क्यू एंड एस टुगेदर इन मई, यानी कि मई में, ये जो है मई का। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ 1540 और 1736 तो कितना आएगा 6 7, और यहाँ से ये 3276, यानी कि इतने सोप्स क्यू एंड एस ने मई मंथ में मिलकर सोल्ड किया। अब पूछ रहे कि व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ सोल्ड बाई कंपनी पी इन जुलाई, यानी कि पी के जुलाई में 1820 सोल्ड किए गए। तो पूछ रहे कि ये जो क्यू एंड एस ने जो मई मंथ में मिल के सेंड किया था वो कितना परसेंट अधिक है पी से जो कि जुलाई में सोल्ड किया था। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7276 में से 1820 को माइनस करेंगे, और इस चूँकि हमें परसेंट निकालना है तो 1820 इंटू 100। अब देखिए 6 0 यहाँ पे 6 आएगा, 7 2 यहाँ पे 5, और यहाँ से 12 से 8 यहाँ पे हमारा आएगा 4, और 2 में से 1 यहाँ पे 1 अपान 1820 इंटू 100। इसको 0 से ये 0 कैंसिल। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग 7 से काटते हैं। तो देखिए 7 दूना 14, 7 छक्का 42, और इसको 7 दूना 14 और यहाँ 7 8 56। फिर हम लोग इसको 2 से काटते हैं तो 104, यहाँ पे 13, और यहाँ पे देखिए 13 8 104, यानी कि 80% यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं चेक करता हूँ कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही है। एक बार चेक करते हैं, ये देखिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब ये 23 क्वेश्चन बोले कि द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained by them in English and mathematics in an examination is given in the table below. Study the table and answer the question that follows. If at least 40% marks in mathematics are required for pursuing higher studies in mathematics, how many students will be eligible to pursue higher studies in mathematics? तो ये देखिए जो दो सब्जेक्ट है इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इसका जो मार्क्स है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स वो 50 है। अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि यानी कि मैथ में कम से कम 40% मतलब कि पास चाहिए नंबर। तो यानी कि 50 का अगर मैं 40% निकालता हूँ तो यहाँ पे हमारा 20 नंबर्स, यानी कि मैथ में 20 या 20 से अधिक नंबर होगा तभी वो आगे परस्यू कर सकता है अपना स्टडी। तो मैथ वाले सेक्शन में हम लोग देखते हैं, तो देखिए 40 एंड एबव, ये जो है 3 दिया है, 3 स्टूडेंट, लेकिन हमें 20 एंड एबव चाहिए। 20 या एबव यानी कि 65 स्टूडेंट जो हैं तो वो एलिजिबल हैं, यानी कि 65 स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो कि मैथ को आगे कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि 20 एंड एबव कितने हैं 65, तो ये हमारा बी आंसर जो है सही होगा। ये देखिए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है कि स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द गिवन टेबल shows the production of different types of refrigerators in a company. In which of the given years was the production of B type refrigerator closest to its average production over the given years? यानी कि B के बारे में बात हो रही है। तो B जो है कि 2011 में 1800 सोल्ड किया, इसमें 1890, 1910, 1940, 1960। हमें इन सबका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या है, 1800 प्लस 1890 प्लस 1910 प्लस 1940 प्लस 1960 अपान 5। अब मैं इन चारों को अगर मैं ऐड करूँगा तो हमारा 9500 आएगा अपान 5। अब इसको मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 5 1 जा और यहाँ से 5 9 और 00। तो अब 1900 हमारा इसका एवरेज आ गया। तो अब 1900 के जो सबसे करीब रहेगा उसी को हम लोग, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 1800
ये 1890, ये देखिए ये हमारा 1900 के लगभग करीब है, 10 कम है इसमें। अब 1910, इसमें 10 कम है और इसमें 10 अधिक है ये, तो ये दोनों हमारा करीब है और ये भी नहीं है, ये भी दूर है और ये भी दूर है, यानी कि 2012-13 हमारा आंसर होगा। 2012-13 जो कि एवरेज के एकदम नज़दीक है, तो हमारे 2012-13 यानी कि ये आंसर हमारा सही होगा। तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25। अब इसमें बोल रहा है कि द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन डिफरेंट सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर। इफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इन इज 2910, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स कंबाइंड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा पाई चार्ट है और इसमें यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इज 2910, यानी कि जो पाई चार्ट है तो यानी कि जो 100% की वैल्यू है, मैं आपको बता दूं ये 100% की वैल्यू ये दिया हुआ है 2910। तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2910 अपॉन 100 हो जाएगा। और तब आपको पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन द एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स कंबाइंड। तो ये जो एग्रीकल्चर है उसकी वैल्यू आपको 12% है और एजुकेशन की वैल्यू 24% है। तो इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो 24 और 12 ये हमारा 36 आ जाएगा। तो यानी कि हमें 36% का वैल्यू बताना है, तो यहाँ इसमें हम लोग क्या करेंगे 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमें सॉल्व क्या करना है, 2910 अपॉन 100 इंटू 36, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग 291 इंटू 36 अपॉन 10। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा, देखिए 10476 अपॉन 10। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1047.6। तो इस 0.6 को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और जो वैल्यू होगा 1047, यानी कि ये ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।